नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट पढ़ा रही थी जिसका नाम था HSAB। आज हम इस HSAB कंसेप्ट की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का इस यूनिट का। इनऑर्गेनिक में हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ HSAB कंसेप्ट। इस कंसेप्ट की हम आज एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। पहली एप्लीकेशन है, इस HSAB कंसेप्ट के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मींस पहली एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होती है। आप लोगों ने सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेटल होती है और एक लिगेंड होता है। लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये लिगेंड अपने लोन पेयर इस मेटल को डोनेट कर देता है, या ये जो लिगेंड है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लिगेंड की तरफ से आते हैं और मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। मींस यहाँ पे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रही है। और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करता है। मींस ये क्या है? लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और लुईस एसिड और लुईस बेस ये दोनों आपस में मिलके ये इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी कि ये जो कंपाउंड बना है ये स्टेबल है या नहीं है, ये हम किससे समझा सकते हैं? HSAB कंसेप्ट के द्वारा समझा सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलके जो बॉन्ड बना रहा है वो स्टेबल बॉन्ड होता है। वैसे ही सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो स्टेबल बॉन्ड होता है। और यदि ये कॉम्बिनेशन हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, या सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन होगा तब भी ये कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। इसके लिए हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं। AgI माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है और AgF माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है। Ag प्लस जो होता है वो हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस पढ़ ली है। आपको पता होगा Ag प्लस जो होता है ये सॉफ्ट एसिड होता है और I माइनस जो होता है हार्ड बेस होता है और F माइनस I माइनस जो होता है वो सॉफ्ट बेस होता है और ये हार्ड बेस होता है। इससे तो AgI2 फॉर्म होती है।
AgI बनता है और इससे AgF फॉर्म बनती है। यहां पे ये जो बना ये तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये जो बनता है ये माइनस दो जुड़ते हैं, आयंस की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ये जो बनेगा ये बनेगा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है कि ये एसएस कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये कैसा है, स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये कैसा है, सॉफ्ट हार्ड। और सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में, इस ऊपर वाले के कंपैरिजन में। इसलिए AgF2 माइनस जो है वो अनस्टेबल होता है और AgI2 माइनस जो आयन बनता है वो स्टेबल आयन होता है। सेकेंड एप्लीकेशन, इस HSAB कंसेप्ट के आधार पे हम एम्बोडेंटिक लिगेंड में लिंकेज के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। एम्बोडेंटिक लिगेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंटिसिटी पढ़ी होगी, मोनोडेंटिक लिगेंड, पॉलीडेंटिक लिगेंड और एम्बोडेंटिक लिगेंड। एम्बोडेंटिक लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं। इन लिगेंड्स में एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये क्या कहलाएंगे, एम्बोडेंटेड लिगेंड्स। तो उस एम्बोडेंटेड लिगेंड्स की लिंकेज को डिफाइन किया जाता है। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स with embodented लिगेंड। एम्बोडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करें HCN और NCS, इनमें दो एटम्स हैं, सल्फर भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। सल्फर पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, मींस ये भी डोनर एटम है या लिंकेज साइड हो सकती है, और ये भी लिंकेज साइड या डोनर एटम है। अब कौन सी मेटल के साथ में ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है एस से सॉफ्ट, तो ये जो साइड होगी ये इसकी सॉफ्ट साइड होगी और एन वाली साइड जो है वो हार्ड साइड होगी। तो यदि कोई सॉफ्ट एसिड है उसके साथ तो सल्फर बॉन्ड बनाएगा, और यदि कोई हार्ड एसिड है तो उसके साथ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा। जैसे कोबाल्ट, निकल और कॉपर +2, ये मेटल्स जो होती हैं ये हार्ड एसिड्स होती हैं, तो इनमें हमेशा नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनता है। कोबाल्ट +2, कॉपर +2, ये जो है ये हार्ड मेटल्स हैं, हार्ड एसिड हैं। तो इनके साथ कौन से साइड से बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन की साइड से, मीन CONCS, ये वाला बॉन्ड बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें ये वाला बॉन्ड बनेगा। और प्लेटिनम, पैलेडियम ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं।
प्लेटिनम के साथ अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो ये सल्फर की साइड से बॉन्ड बनाएगा। तो इसका HSAB कंसेप्ट का यूज हम किसके लिए करते हैं कि उन कॉम्प्लेक्स जो एम्बोडेंटेड लिगेंड से बनते हैं उन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन या उनके बीच लिंकेज को डिफाइन करने के लिए हम HSAB कंसेप्ट का यूज करते हैं। हमें पता है कि इनमें दो डोनर एटम होते हैं, एक डोनर एटम रिलेटिवली सॉफ्ट होता है और एक डोनर एटम जो है वो रिलेटिवली हार्ड होता है। क्लियर? तो जो हार्ड होगा वो हार्ड एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो सॉफ्ट लिंकेज होंगे वो सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो उनके आधार पे मेटल हमें पता हो तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसके साथ ये वाला लिंक बनेगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा और इसके साथ ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ये हम किसके आधार पे बता सकते हैं? HSAB कंसेप्ट के आधार पे बता सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ये हमें मेटल नेचर के अंदर मेटल्स के एक्यूरेंसेस के बारे में बताता है कि मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटल्स के मिनरल्स कौन सी फॉर्म में मिलेंगे। थर्ड एप्लीकेशन, occurrences of minerals। कि ये जो मेटल आयंस या मिनरल्स हैं वो कौन सी फॉर्म में मिलेंगे। हमें पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये जो मेटल्स होती हैं ये हार्ड होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैसी होती हैं? हार्ड एसिड होती हैं। ये जब हार्ड एसिड होंगी तो इनके साथ कोई हार्ड बेस ही जुड़ेगा। हार्ड बेस की फॉर्म में मीन्स ये हमें कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। क्योंकि ये कैसे हैं? हार्ड बेस है। ये कभी भी हमें सल्फाइड की फॉर्म में नहीं मिलते क्योंकि सल्फाइड कैसा है? सॉफ्ट बेस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड कॉम्बिनेशन है। हमें पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड मेटल्स होते हैं, जबकि प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर, मरकरी ये जो मेटल्स होते हैं ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट एसिड है तो ये किसकी फॉर्म में मिलेंगी? सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी। ये जो मेटल्स हैं ये किस मिनरल्स की फॉर्म में मिलेंगी? सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी। क्योंकि यहां पे भी वही HSAB कंसेप्ट कि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल होता है। ये कभी भी कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिलती है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। फोर्थ पढ़ रहे हैं हम पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस। प्लेटिनम, पैलेडियम,
ये मेटल्स हम काम में लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। क्लियर? ये कैटलिस्ट होते हैं और इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो कैटालिसिस रिएक्शन होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लेटिनम और पैलेडियम जो है वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट मेटल होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट मेटल आयन होते हैं या बेस होते हैं, एसिड होते हैं। क्लियर? जब इन मेटल्स के सरफेस के ऊपर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलेफिन्स या फास्फिन जब इस मेटल के सरफेस पे डाला जाता है तो ये आसानी से इस मेटल की एक्टिव साइड्स के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ध्यान से सुनो, इन मेटल्स के ऊपर क्या डाला गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फिन, ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट बेस होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट बेस होते हैं। तो इन मेटल्स के सरफेस पे जब ये गैसेस उसके ऊपर डाली जाती है तो ये गैसेस इस मेटल के एक्टिव सरफेस जो कि कैटेलाइज्ड कर रहा है रिएक्टेंट को, जो कि उस रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर रहा है, उस एक्टिव साइड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्ब्ड हो जाएंगी और इनसे ये जो बॉन्ड बन रहा है मेटल और इस गैस के बीच, ये बॉन्ड बनता है सॉफ्ट बॉन्ड। तो ये जो है ये स्टेबिलिटी बन गई, मीन्स ये आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो वो एक्टिव साइड्स किसके द्वारा ब्लॉक कर ली गई? इन गैसेस के द्वारा ब्लॉक कर ली गई और रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज नहीं हुई। किसके द्वारा? प्लेटिनम या पैलेडियम के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा गया? पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस। मेटल की कैटलिस्ट प्रॉपर्टी को स्टॉप करना क्या कहलाता है? पॉइजनिंग कहलाती है। रिएक्शंस को स्टॉप करना क्या कहलाता है? पॉइजनिंग कैटलिस्ट कहलाती है। मींस अब इनको कैटलिस्ट की एक्टिव साइड्स के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरीके की गैसेस का जब एडजॉर्प्शन हो जाता है तो वो एक्टिव साइड्स ब्लॉक हो जाती हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक्टिवेट नहीं करती हैं या कैटेलाइज्ड नहीं करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस कंसेप्ट को भी हम सॉफ्ट या हार्ड कंसेप्ट के आधार पे समझा सकते हैं। ये था आपका फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन है किसी भी एसिड या बेस की हम हार्डनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके आधार पे? HSAB कंसेप्ट के आधार पे। Determine the hardness of acid or base। किसी भी एसिड या बेस की हम हार्डनेस को बता सकते हैं। जैसे मैंने किया कि CH3Hg प्लस, ये हमें पता है कि ये होता है सॉफ्ट एसिड, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड है। और H प्लस जो होता है वो होता है हार्ड एसिड। मेरे पास कोई एक बेस है B माइनस, पहले ये B माइनस जो है वो H के साथ बॉन्ड बना रहा है और जब इसकी रिएक्शन CH3Hg के साथ करवा रही हूं तो रिएक्शन होगी CH3Hg। मुझे नहीं पता ये B जो है ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये नहीं पता। सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये पहले जो बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा था, इस रिएक्शन को मैंने कराया CH3Hg प्लस से, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया
और मेरे पास BCH3Hg बना, प्लस में H प्लस बना। अब देखो, ये रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स इस डायरेक्शन में रिएक्शन अपने आप हो रही है, मुझे तो क्या कहेंगे हम कि ये कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तभी तो ये सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस को छोड़ के कौन से इंस्ट्रक्शंस की तरफ जा रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट मोर स्टेबल इंटरेक्शंस की तरफ जा रहा है। लेकिन यदि यही रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, मीन्स तब हम ये कहेंगे कि ये जो बी है नीचे वाले के लिए, ये जो बी है ये हमारा कैसा था, ये हो सकता है हार्ड था और ये सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बना चुका, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसकी तरफ जा रहा है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस की तरफ मूव कर रहा। मीन्स हम इस बी बेस की हार्डनेस को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, किसके आधार पे, HSAB कंसेप्ट के आधार से पे। दोबारा सुन लो, हमारे पास मैंने दो एसिड लिया, एक सॉफ्ट लिया और एक हार्ड लिया। एक बार इस बेस को मैंने हार्ड के साथ कंबाइन किया और फिर ये देखा कि जब मैं इसको सॉफ्ट के साथ रिप्लेस कर रही हूं तो रिएक्शन ये हो रही है। मीन्स ये एक मेरे पास एक रिएक्शन लिखी मैंने। अब ये रिएक्शन यदि मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो मैं इस बेस को क्या कहूंगी कि ये जो बेस था ये सॉफ्ट था, क्योंकि तभी ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस ज्यादा स्टेबल होते हैं और तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। कौन से सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस को छोड़ के ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस की तरफ मूव करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ। अनस्टेबल से ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो बेस था ये हमारा सॉफ्ट था। लेकिन यदि रिएक्शंस रिवर्स फॉर्म में हो रही है, मीन्स पहले ये इस बेस के साथ कोई सॉफ्ट एसिड जुड़ा हुआ है और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो इस बेस के साथ कोई हार्ड एसिड जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये हार्ड के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर कर रहा है, तो ये बेस कैसा है, हार्ड है। तो हम किसी भी एसिड और बेस की हार्डनेस को डिफाइन कर सकते हैं HSAB कंसेप्ट के आधार पे। उसके बाद हम किसी भी रिएक्शंस की रेट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना मीन्स ये रिएक्शन यदि ये हार्ड होता, किसी भी रिएक्शन की रेट को डिफाइन कर सकते हैं HSAB कंसेप्ट के आधार पे कि यदि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस टूट के सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस बनेंगे तो रिएक्शन स्लो होगी, और यदि सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस टूट के हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस बन रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किसके आधार पे, HSAB कंसेप्ट के आधार से, कि यदि कोई रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस थे और प्रोडक्ट की साइड सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस हुए तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं, अनस्टेबल से स्टेबल इंटरेक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमें पता है कि हर कंपाउंड स्टेबिलिटी चाहता है। और यदि हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस से हार्ड सॉफ्ट बन रहा है तो रिएक्शन रेट जो है स्लो होगा, या रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा। इसके आधार पे हम रिएक्शंस को डिफाइन, रिएक्शंस के रेट को भी HSAB कंसेप्ट के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद
हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ HX, हमें पता है कि H जो होता है H प्लस, वो हार्ड एसिड होता है। अब हम बात करें हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जैसे जैसे हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं साइज बड़ा होगा, और हमें पता है कि जब साइज बड़ा होता है तो वो सॉफ्ट की तरफ मूव करते हैं। मीन्स यहां से फ्लोराइड से जब मैं आयोडाइड की तरफ मूव कर रही हूं तो क्या हो रहा है, इनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है या इनकी हार्डनेस डिक्रीज हो रही है। तो जो H प्लस है वो कैसा है, हार्ड है। तो यहां से HF से मैं HI की तरफ मूव कर रही हूं, तो यहां पे तो इंटरेक्शंस कैसे थे, हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस थे, जबकि यहां पे इंटरेक्शंस कैसे हैं, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस हैं। तो हमें पता है कि ये अनस्टेबल होगा और ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हम देखें तो कैसा होगा, HF मोर स्टेबल होगा, HCl होगा, फिर HBr होगा और फिर HI सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो हम ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि HCl में HGO और HGS की सोलिबिलिटी, कि कौन सोलिबल होगा HCl में। ऑक्सीजन और सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड, अभी हमने बताया कि सल्फाइड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ऑक्साइड जो होंगे वो हार्ड होंगे। तो 8 नंबर है solubility of HGO and HGS in HCl। HCl में हम HGO और HGS की solubility डिफाइन कर रहे हैं। हमें पता है कि HGO में Hg प्लस जो होता है, HGO क्या क्या है इसमें, Hg प्लस प्लस में O माइनस 2, और HGS इसमें भी क्या है, Hg प्लस प्लस S माइनस 2। ये तो दोनों में सेम है इसलिए हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हमारा होता है हार्ड बेस और ये हमारा होता है सॉफ्ट बेस। किसके साथ रिएक्शन करा रही हूं मैं, या किस में डिसोल्व कर रही हूं इसको, HCl में डिसोल्व कर रही हूं। HCl में पहले मैं HGO को डिसोल्व करूंगी, HGO को डिसोल्व करूंगी, क्या बनेगा, ये बनेगा HgCl2 प्लस में H2O। अब देखो हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन कैसा होगा, हार्ड होगा, हार्ड एसिड है, मीन्स ये हार्ड एसिड है, और क्लोराइड जो है ये सॉफ्ट बेस है।
Hg+2 ये सॉफ्ट एसिड होता है और O ये होता है हार्ड बेस। क्या हो रहा है इधर? HgCl2 मीन्स यहां पे तो सॉफ्ट सॉफ्ट और ये भी क्या है? हार्ड हार्ड। तो ये इंट्रैक्शंस तो इस तरफ मूव कर देगा, मीन्स HgO आसानी से HCl में डिसोल्व हो जाएगा। लेकिन हम बात करें HgS की, तो HgS जो है ये भी सॉफ्ट है हम बात कर रहे हैं अब HgS की। ये इंट्रैक्शंस क्या है? Hg भी कैसा है? सॉफ्ट है और ये भी कैसा है? सॉफ्ट है। इसलिए ये इंट्रैक्शंस जो है वो आसानी से नहीं टूटेंगे और HgS जो है वो आसानी से HCl में डिसोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HgS में जो इंट्रैक्शंस हैं वो मोर स्टेबल इंट्रैक्शंस हैं। कैसे हैं? स्टेबल इंट्रैक्शंस हैं। स्टेबल इंट्रैक्शंस हैं, ये आसानी से नहीं टूटेंगे। तो HgS जो है वो HCl में डिसोल्व नहीं होता है, जबकि HgO जो है वो HCl में डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि HgO के अंदर जो इंट्रैक्शंस थे वो सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शंस थे जो लेस स्टेबल थे, जो आसानी से टूट के एक मोर स्टेबल इंट्रैक्शंस की तरफ मूव कर रहे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड, इसलिए वो वहां पे डिसोल्व हो जाते हैं। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस को में से आपके जरूर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए ये एप्लीकेशंस। थैंक यू। अब हम कल की क्लास में जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई यूनिट के साथ। थैंक यू।